अगस्त 1946 कलकत्ता की गलियां जल रही थी, इंसान इंसान को नोच रहा था, शहर लाशों से भर गया था। ये वो दिन था जब सिर्फ 24 घंटे में ही हजारों लोगों को हलाक कर दिया गया था, हजारों घर जला दिए गए थे, पूरा बंगाल खून में नहला दिया गया था। फिल्म दी बंगाल टाइगर्स ये बताती है कि इस तबाही के जिम्मेदार सिर्फ मुसलमान थे। क्या ये सच है या असल खेल कुछ और था? कौन सा लीडर किताबें लिख लिख कर हिंदुओं को भड़का रहा था कि मुसलमान औरतों का रेप कर देना चाहिए? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मासूम लोगों को कत्ल करवाने के लिए कौन कौन से मोहरे इस्तेमाल कर रही थी? जानने की कोशिश करते हैं कलकत्ता के खून में छुपा वो सच जिसे हमेशा छुपाने की कोशिश की जाती रही। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने दी बंगाल फाइल्स फिल्म देखी है, विवेक अग्निहोत्री की एक और मुतनाज़ा फिल्म, उनको इस वीलॉग में लुत्फ आएगा कि किस तरीके से फिल्म में हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया। जबकि जिन दोस्तों ने फिल्म नहीं देखी उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीलॉग के बाद फिल्म देखें और फिर खुद से फैसला करें कि फिल्म में किस तरीके से हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है। अहम तरीन जो कल्प्रिट थे, जिम्मेदार थे इस कत्ल के, जो कलकत्ता में कत्ल हुआ मासूम लोगों का, यहाँ तक इसको बेनकाब करने के लिए हम बिल्कुल ये फैक्ट्स और रेफरेंस के साथ आपके सामने पेश करेंगे। उससे पहले सिर्फ 1-2 मिनट में हम देख लेते हैं कि उस रोज़ हुआ क्या, ये डायरेक्ट एक्शन डे था क्या, कोलकाता के फसादात थे क्या, और फिर हम देखते हैं कि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे इंडिया में डायरेक्ट एक्शन कॉल की दावत दी थी, डायरेक्ट एक्शन कॉल का ऐलान किया था। ये डायरेक्ट एक्शन कॉल से मुराद के एहतजाज, हड़ताल, प्रोटेस्ट, ये ऐलान इसलिए किया गया था कि जिन्ना ने यह कहा, मुस्लिम लीग का ये मौक़िफ़ था कि कांग्रेस पार्टी कैबिनेट मिशन प्लान से इनराफ कर गई है, उसने कैबिनेट मिशन प्लान नहीं माना। कैबिनेट मिशन प्लान में एक यूनाइटेड इंडिया की बात की जा रही थी, फेडरल स्ट्रक्चर की बात की जा रही थी। जिन्ना ने यह कहा कि कांग्रेस इसको नहीं मान रही, अब मुस्लिम लीग के पास पाकिस्तान के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो फिर जिन्ना ने 16 अगस्त को ये कॉल दी। अब पूरे इंडिया में 16 अगस्त को ये कॉल थी, एहतजाज होने थे, पुरअमन जलसे जुलूस होने थे, लेकिन 16 अगस्त की सुबह ही पूरे इंडिया की तवज्जो कलकत्ता शहर पर लग गई, जब कोलकाता शहर में 1 लाख के लगभग जो मुस्लिम लीग के फॉलोअर्स थे, मुस्लिम लीगी थे, जिन्ना के मानने वाले थे, 1 लाख कोलकाता के जो शहीद मीनार है यहाँ पर 1 लाख मुस्लिम लीगी इकट्ठा होना शुरू हो गए। और इन 1 लाख मुस्लिम लीगियों ने फिर यहाँ पर स्लोगन्स लगाए, पाकिस्तान के हक में बात की और कांग्रेस के ख़िलाफ़ यहाँ स्लोगन्स लगे। अभी ये पुरअमन एहतजाज चल ही रहा था कि हिंदू बस्तियों में कत्ल गारत की इतलात आने लगी, जो कोलकाता की हिंदू बस्तियाँ थी। अब ये इतलात आ रही थी तो इसी के साथ जो मुसलमानों के इलाके थे, गरीब मुसलमानों के इलाके थे, वहाँ पर भी कत्ल गारत की इतलात आने लगी। असल में हुआ ये था, जो हिस्टोरियंस बताते हैं कि इस एहतजाज के रोज़ यानी 16 अगस्त 1946 को, इस एहतजाज के रोज़ हुकूमत तो हुसैन सहरवर्दी की थी जो मुस्लिम लीग के थे और जिन्ना के नहीं फॉलोअर थे। हुकूमत बंगाल में उनकी थी, चीफ मिनिस्टर वो थे और उनकी मावनत भी हासिल थी, यानी उनको ये जिम्मेदार हम कह सकते हैं कि उन्होंने उस रोज़ पुलिस को भी कह दिया था कि वो किसी किस्म का इंटरवीन ना करे, और उन्होंने ख़ुद कलकत्ता में सरकारी छुट्टी का ऐलान भी कर दिया था। यानी हुकूमत ख़ुद इस प्रोटेस्ट को, इस एक्शन डे को मनाना चाह रही थी। लेकिन 16 अगस्त की दोपहर होते हुए जो कलकत्ता की अंडरवर्ल्ड थी वो बहुत ज़्यादा फाल हो गई। अब कलकत्ता अंडरवर्ल्ड के हवाले से उस ज़माने में बड़ा बदनाम था, जिस तरह बाद में कई और सिटीज़ भी अंडरवर्ल्ड के हवाले से बदनाम हुए। तो आज़ादी से पहले कलकत्ता की अंडरवर्ल्ड बहुत ज़्यादा मजबूत थी। अब हुआ क्या कि कई जो मुसलमान थे, मुसलमान लीडर्स थे, उन्होंने
कलकत्ता के अंडरवर्ल्ड के गुंडों को ये ठेके कॉन्ट्रैक्ट दे दिए कि हिंदुओं की बस्ती में जाकर तबाही करें, और इसी तरह फिर कई हिंदुओं ने, हिंदू महासभाई लीडर्स ने भी हिंदू गुंडों को, अंडरवर्ल्ड वालों को ये कहा कि गरीब मुसलमानों के इलाके में जाकर तबाही करें। तो ये तबाही फैलती चली गई। इसमें हुसैन सरवर्दी कंट्रोल नहीं कर पाए, ये उनका बहुत बड़ा जुर्म है। 16 अगस्त 1946 को शुरू होने वाले ये दंगे 19 अगस्त 1946 तक जारी रहे, और इसमें जो कहा जाता है हलाकतों की तादाद वो अलग अलग है। जिस तरह जो ब्रिटिश रिकॉर्ड है वो बताता है कि इसमें 4000 से ज़्यादा हलाकतें हुई और 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हुए, लेकिन जो बाकी एस्टीमेट्स है वो ये बताते हैं कलकत्ता शहर में 5000 से 10 लाख तक की हलाकतें हुई। अब ये जिस तरह हम बता रहे हैं कि इसमें अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा हाथ था। अंडरवर्ल्ड के हाथ के साथ इसमें कोई शक नहीं कि जो मुस्लिम लीग के लीडर्स मुसलमानों को भड़का रहे थे और जो हिंदू महासभा के लीडर हिंदुओं को भड़का रहे थे, उनका ही बहुत बड़ा हाथ था। अब यहाँ पर जो फिल्म में कई फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है, जैसे ये साबित किया गया है कि इस रोज़ फसादात के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही जिम्मेदार थे या मुस्लिम लीग की जिम्मेदार थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन फसादात के लिए हिंदू महासभा भी बराबर की जिम्मेदार थी। हिंदू महासभा का किरदार भी वाज़े तौर पर इसमें था। हम आपको बताएंगे किस तरीके से हिंदू महासभा मजबूत हुई, हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ मजबूत हुई। इस फिल्म में एक करैक्टर भी है गोपाल चंद्रा मुखर्जी का, जो एक हिंदू गैंग लीडर बताया हुआ है कि जो मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के हमलों के खिलाफ हिंदुओं को बचा रहा है, हिंदुओं को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो करैक्टर भी इसमें दिखाया है। यानी इसमें इस करैक्टर, अब ये जो करैक्टर था गोपाल चंद्रा मुखर्जी का, इसके बारे में भी कहा जाता है कि इसने भी बहुत से बेगुनाह मुसलमानों को हलाक कराया। तो ये दोनों तरफ से आग लग रही थी। इसमें जो सबसे बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट डिस्टॉर्ट किया गया है वो ये कि इस फिल्म में ये दिखाया गया कि हिंदू महासभा हिंदुओं के बचाने के लिए, हिंदुओं के राइट्स के लिए, हिंदुओं की जानो माल बचाने के लिए हिंदू महासभा ही ऐसी पार्टी थी जो ये काम कर रही थी। ना कांग्रेस पार्टी कर रही थी, ना कोई और पार्टी। हिंदू महासभा को बड़ा ग्लोरीफाई किया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट छुपा दिया गया कि यही हिंदू महासभा थी जिसने 1941 में बंगाल में फजल हक चीफ मिनिस्टर थे। ये वही फजल हक थे जिन्होंने 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर मंजूर की थी, यानी इंडिया को डिवाइड करने की बात की थी। इसी फजल हक के साथ हिंदू महासभा कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, अलायंस गवर्नमेंट बनाती है, इत्तेहाद की गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि फजल हक के पास अक्सरियत अपने दम पर नहीं होती। पहले वो मुस्लिम लीग के साथ हुकूमत, मुस्लिम लीग की सीटों पर हुकूमत चलाने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम लीग से जब उनका धार टूटता है तो फिर हिंदू महासभा फजल हक को सपोर्ट देती है। और सबसे अहम बात आप देखिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो महासभा के बहुत बड़े लीडर होते हैं, जिन्होंने बाद में जना संघ भी बनाई, जना संघ के बाद बीजेपी बनी, इनको आज ही बीजेपी में बहुत बड़ा माना जाता है, यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी फजल हक का, जिस फजल हक ने करारदाद लाहौर मंजूर की थी 1940 में, इसी फजल हक के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं बंगाल के अंदर 1943 में। तो क्या साबित हो रहा है कि जो कम्युनल फोर्सेस थी, यानी जो मज़हब के नाम पर लड़ाने वाली फोर्सेस थी हिंदुओं और मुसलमानों को, वो असल में उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट एक ही था, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजल हक की गवर्नमेंट में शामिल होते हैं हिंदू महासभा के लीडर के तौर पर। अब ये हिंदू महासभा जमात जो है, इसको समझना हो तो किसी और किताब की ज़रूरत नहीं है। खुद हिंदू महासभा के लीडर दामोदर सावरकर की किताबें पढ़ ली जाए, चाहे इनकी किताब हिंदुत्व हु इज़ हिंदू पढ़ ली जाए, या इनकी किताब पढ़ ली जाए 6 ग्लोरियस एपोचेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब ये सावरकर किस सोच के आदमी थे, हिंदू महासभा के लीडर किस सोच के आदमी थे, ये आप टेक्स्ट देखिए जो उनकी किताब ये 6 ग्लोरियस एपोचेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री से निकाला गया है। ये आपके सामने टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट देखिए कि इफ़ द मराठास हैड retaliated against Muslim invaders in the same way by abducting and dishonoring their women, they would have created fear in their hearts and prevented future outrages. At least as many young and beautiful Muslim women should have been captured and converted to Hinduism. अब ये देखिए, आप पढ़िए, आपके सामने टेक्स्ट है। यानी वो ये कह रहे हैं कि मराठों को ये चाहिए था, जब मराठे
18th और 19th सेंचुरी में इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में अपना कंट्रोल कर रहे थे, आज के महाराष्ट्र के इलाकों में, बाकी इलाकों में, तो सावरकर ये कहते हैं कि मराठों को चाहिए था कि वो मुसलमान औरतों का भी रेप करते और उनको ज़बरदस्ती हिंदुज़म में शामिल कर देते। ये सावरकर, वो वीर सावरकर जिस पर आज भी बीजेपी फख्र करती है, जो हिंदू महासभा के बहुत बड़े लीडर थे, ये इनकी आप सोच और अप्रोच चेक कर लें। इसी हिंदू महासभा के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजल हक की गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं। तो ये वो ऐसे फैक्ट्स हैं कि जिनको सामने नहीं लाया जाता। आज की नस्ल के ये फैक्ट साबित करते हैं कि कम्युनल फोर्सेस जो भी हों, यानी मुस्लिम लीग के लीडर अगर मुसलमानों को भड़काने वाले हों, हिंदू महासभा के लीडर्स हिंदुओं को भड़काने वाले हों, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट एक से होते हैं। वरना अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या हिंदू महासभा अपने असूलों की बात कर रही होती, सिर्फ अपने प्रिंसिपल्स पर खड़ी रह रही होती, तो वो कभी भी फजल हक जैसे चीफ मिनिस्टर को अपनी सपोर्ट ना देती, फाइनेंस मिनिस्टर ना बनते हिंदू महासभा के लीडर। तो ये जो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया दी बंगाल फाइल्स मूवी में, इस हवाले से हमने ये हमारे बिल्कुल सामने थे ये फैक्ट्स, तो हमने कहा किस तरीके से इन फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, इन फैक्ट्स को पेश नहीं किया जा रहा। इन फैक्ट्स को पेश करना ज़रूरी है ताकि पूरी तस्वीर सामने आए। तो क्या साबित हो रहा है कि कलकत्ता फसादात के लिए ना आम मुसलमान जिम्मेदार था, ना आम हिंदू जिम्मेदार था, बल्कि इसके अंदर जो हिंदुओं के खरीदे हुए, मुसलमानों के खरीदे हुए अंडरवर्ल्ड डॉन्स थे, वो जिम्मेदार थे। और दोनों पार्टियां, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, अपनी अपनी सियासत के लिए मासूम लोगों का कत्लेआम कर रही थी और वक्त आने पर आपस में अलायंस भी कर रही थी। तो ये दी बंगाल फाइल्स के कॉन्टेक्स्ट में किया गया वीलॉग, कलकत्ता किलिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में हिस्टोरिकल फैक्ट्स रेफरेंसेस के साथ हमने आपके सामने पेश किया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।